नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन कुमार। आज के वीडियो में हमेशा की तरह दो कहानियां हैं। दोनों ही सच्ची और दिलचस्प हैं, इसलिए आप आखिर तक जरूर देखना। और आज की पहली कहानी महाराष्ट्र के सोलापुर की है। ये बात 2025 की है। सोलापुर की पंढरपुर तहसील में आंबे गांव आता है। इसी गांव में दशरथ मनोहर दांडगे रहते थे। 14 जुलाई 2025 की सुबह दशरथ दांडगे को एक ऐसी खबर मिली जिससे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। यह खबर उनकी बेटी से जुड़ी थी। उनकी प्यारी बेटी ने अपनी जान दे दी थी। दशरथ दांडगे ने यह बात घर वालों को बताई कि उनकी बेटी किरण ने अपनी जान दे दी है। यह सुनते ही घर में चीख पुकार मच गई। उनकी चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग भी दिलासा देने और मदद करने आए। इसके बाद सबने पाटखल गांव जाने की तैयारी की। 4 पहिया वाहन लेकर सभी पाटखल गांव के लिए निकल पड़े। घटनास्थल पर पहुंचते ही नाते रिश्तेदारों की भीड़ जमा हो गई। जब किरण के मायके वाले लोग भी वहां आए तो रोने का शोर और बढ़ गया। किरण की जिस जगह मौत हुई थी वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि सूखी घास की आग पूरी तरह बुझ चुकी थी। बीच में एक मृत शरीर पड़ा था। आग की वजह से पहचान करना मुश्किल हो रही थी। लेकिन किरण के चचेरा ससुर यानी दत्तात्रेय सावंत ने कहा कि किरण ने घास के ढेर में आग लगाकर अपनी जान दे दी है। इस बात पर किरण के पिता ने भरोसा कर लिया। इस बीच यह घटना पूरे गांव में फैल गई और पूरा गांव हड़कंप में आ गया। लोग घटनास्थल की ओर आने लगे। घटना की सूचना गांव के पुलिस पाटिल ने मंगलवेढ़ा पुलिस थाना को दी। कुछ ही समय में पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंची। उन्होंने वहां स्थिति का जायजा लिया। मृत शरीर पूरी तरह जल चुका था, इसलिए पहचान करना मुश्किल था। लेकिन लोगों ने बताया कि किरण नागेश सावंत नाम की महिला ने अपनी जान दे दी है। यह सुनकर पुलिस ने भी उस पर विश्वास किया और उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करनी शुरू की। पुलिस ने यह भी पूछा कि क्या उसे घर में कोई परेशानी थी, क्या उसने सच में खुद अपनी जान ली या उसे मारकर घास के ढेर में डालकर जला दिया गया। पुलिस के मन में सवाल उठने लगे और अब उनका पूरा ध्यान इस बात पर था कि आखिर वारदात क्यों हुई। इस बीच पंचनामा का काम पूरा किया गया और मृत शरीर को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। साथ ही मंगलवेढ़ा पुलिस थाना में किरण नागेश सावंत के नाम से मामला दर्ज किया गया। किरण ने सच में अपनी जान दी थी या किसी ने मारकर जला दिया, यह पता लगाने के लिए उसके मायके वालों ने सोलापुर के सरकारी अस्पताल में उसका पोस्टमार्टम कराने की मांग की। पुलिस ने चारों तरफ से जांच शुरू की। सबसे पहले किरण सावंत के पिता दशरथ दांडगे से पूछताछ की गई। उन्होंने बताया कि किरण की शादी 2022 में पाटखल के रहने वाले नागेश सावंत से हुई थी। नागेश का होटल व्यवसाय है और उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी है। घर में किरण खुश थी। उसकी 2 साल की बेटी थी जिसका नाम आरोही है। अब तक किरण ने सास ससुर के बारे में कोई शिकायत भी नहीं की थी। वह अपने जीवन में खुश थी। दशरथ दांडगे खुद भी नहीं समझ पा रहे थे कि उनकी बेटी ने ऐसा कदम क्यों उठाया। उन्होंने पुलिस से रिक्वेस्ट की कि मामले की सही तरह से जांच हो और कारण पता चले। सब कुछ ठीक ठाक लगता था, फिर भी यह समझना जरूरी था कि ऐसा क्यों हुआ। पुलिस ने अपनी तरफ से जानकारी इकट्ठा की और जांच शुरू की। साथ ही किरण का मोबाइल भी पुलिस के हाथ लगा। पुलिस ने देखा कि किरण ने अपनी मौत से पहले मोबाइल का इस्तेमाल किया था। मोबाइल मिलने के बाद पुलिस ने उसके कॉल डिटेल रिकॉर्ड की जांच की। जांच में पता चला कि किरण की मौत से पहले करीब 2 बजे किरण के फोन पर एक कॉल आई थी। थोड़ी देर बाद किरण ने उसी नंबर पर वापस कॉल किया। नंबर की पड़ताल में पता चला कि वह निशांत सावंत का है। पुलिस ने लोगों से पूछा कि निशांत सावंत कौन है। लोगों ने बताया कि निशांत सावंत किरण सावंत का पड़ोसी और चचेरा देवर है। फिर पुलिस ने पूछा कि निशांत सावंत अब कहाँ है। लोगों ने कहा कि वह यहीं आसपास है और उसने ही जली हुई घास बुझाने में मदद की थी। पुलिस ने निशांत सावंत को बुलाया और उससे पूछा कि उसने सुबह सुबह किरण को कॉल क्यों किया। इस पर निशांत ने कहा, मैंने तो किरण को कोई फोन नहीं किया, वह तो अपना मोबाइल लेकर खुदकुशी कर बैठी। निशांत का यह जवाब सुनकर पुलिस को उस पर शक हो गया, इसलिए उसे थाने ले जाकर कड़ी पूछताछ शुरू की गई। पूछताछ के दौरान पुलिस को चौंकाने वाली बात पता चली। निशांत ने खुलासा किया कि किरण ने खुद को नहीं जलाया था। जली हुई लाश किसी और महिला की थी और किरण अभी जिंदा है। उसने बताया कि किरण कराड़ में छिपी हुई है। यह सुनते ही किरण को पकड़ने के लिए पुलिस की एक टीम कराड़ रवाना कर दी गई। किरण के पकड़े जाने के बाद ही
कई सवालों के जवाब मिल सकते थे। जैसे उसने आत्महत्या का नाटक क्यों किया और घास के ढेर में मिली जली हुई महिला आखिर कौन थी। इन सब का सच किरण ही बता सकती थी। उधर पुलिस की दूसरी टीम किरण के पति नागेश सावंत से पूछताछ कर रही थी। किरण का पति नागेश सावंत ने बताया कि उनका घर और जिंदगी खुशहाल थी। किरण ने उसके बारे में या उसने किरण के बारे में कभी कोई शिकायत नहीं की। फिर भी किरण ने ऐसा कदम क्यों उठाया, यह उनके लिए बड़ा रहस्य था। इस बीच पुलिस ने किरण के माता-पिता को बताया कि किरण ने आत्महत्या नहीं की थी, बल्कि यह सब उसने नाटक किया था। यह सुनकर उन्हें भी बहुत हैरानी हुई। उन्होंने सोचा कि उनकी बेटी ने ऐसा क्यों किया, लेकिन उनके पास इसका कोई जवाब नहीं था। इस बीच पुलिस ने किरण सावंत को पकड़ लिया था। उसे और निशांत को सामने रखकर पूछताछ की गई। उनके जवाबों से अब सही-सही बातें सामने आने लगीं। जांच में पता चला कि पिछले 6 महीनों से किरण और निशांत का प्रेम संबंध चल रहा था। दोनों छुप-छुप कर मिलते, बातें करते और प्यार जताते थे। अब दोनों एक दूसरे के इतने करीब हो गए थे कि साथ रहना चाहते थे, लेकिन घर से भागना सही नहीं लगता था। इसलिए उन्होंने यह नाटक किया। लेकिन इस दौरान अनजाने में एक महिला की हत्या हो गई। यह बात पुलिस को समझ में आते ही किरण और निशांत को सख्ती से हिरासत में लिया गया। उनके खिलाफ अज्ञात महिला की हत्या का मामला दर्ज किया गया। इसके बाद 20 साल के निशांत सतीश सावंत और 23 साल की किरण नागेश सावंत दोनों को अदालत में पेश किया गया। न्यायाधीशों ने मामले की गंभीरता देखी और दोनों को 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। पुलिस हिरासत में निशांत से पूछताछ की गई। उसने बताया कि वह किरण का चचेरा देवर था और उसके घर के पास ही रहता था। वह शादीशुदा नहीं था और काम की वजह से कराड़ में रहता था। वहां वह एक सोने चांदी की दुकान में काम करता था। वह समय समय पर पाटखल आता था। पाटखल आने पर वह किरण की छोटी बेटी आरोही के साथ खेलता और उसका ध्यान रखने के लिए उसके घर जाता था। इसी तरह किरण और निशांत के बीच नजदीकी बढ़ती गई। उन्होंने एक दूसरे के फोन नंबर लिए और बातचीत शुरू की। किरण सुंदर दिखती थी, इसलिए निशांत उसके लिए आकर्षित हो गया। छुट्टियां खत्म होने के बाद जब निशांत कराड़ लौटता तो उसे किरण की याद सताती। वह मोबाइल पर उससे बातें करता, चैटिंग और वीडियो कॉल करता। एक बार उसने अपने दिल की बातें किरण को बता दी और किरण शर्माते हुए हाँ कह दी। जब निशांत को लगा कि किरण भी उसे पसंद करती है, तो उसने उसे चुपके चुपके मिलने के लिए बुलाना शुरू किया। किरण भी अपने परिवार को बताए बिना उससे मिलने लगी, लेकिन हमेशा सतर्क और थोड़े डर के साथ, क्योंकि वह शादीशुदा थी और किसी अजनबी से मिलना सही नहीं था। फिर भी दोनों का प्यार बढ़ता गया। अब उन्हें हमेशा एक दूसरे के साथ रहने की चाह थी। उन्हें लगा कि इसे पाने के लिए कोई योजना बनानी पड़ेगी, क्योंकि घर छोड़कर भाग जाना सही नहीं था। उन्होंने योजना बनाई कि किसी गांव से एक मानसिक रूप से अस्थिर महिला को पाटखल लाया जाएगा और उसकी हत्या करके शव को आग में जला दिया जाएगा। ऐसा दिखाया जाएगा कि किरण ने आत्महत्या की या किसी ने उसे मारकर शव जला दिया। किरण तय अनुसार घर से कराड़ में किराए के कमरे में जाएगी। निशांत ने पिछले 1 महीने से पाटखल में रहकर योजना बनाई और पंढरपुर में उस महिला की तलाश की। एक दिन पंढरपुर के पास गोपालपुर में एक महिला मिली। निशांत ने उससे पूछा कि वह कौन है और यहाँ क्यों घूम रही है। महिला ने बताया कि उसका बेटा खो गया है और वह उसका पता लगाने आई है। निशांत ने उसे वड़ा पाव खिलाया और कहा कि वह उसके बेटे का पता जानता है और उसके साथ चल सकती है। महिला भी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गई। 11 जुलाई 2025 की रात निशांत ने उस महिला को पाटखल लाया। एक सुनसान जगह पर उसने महिला का गला दबाकर हत्या कर दी और फिर शव को एक खाली कमरे में छिपा दिया। निशांत ने किरण को बताया कि योजना का आधा काम पूरा हो गया है और अगले कदम की योजना 14 जुलाई 2025 के लिए बनाई गई है। रात के 2 बजे निशांत ने किरण को फोन किया और घर से बाहर आने के लिए कहा। किरण वहां पहुंची जहां निशांत खड़ा था। उसे गाड़ी में बैठाकर सांगोला बस स्टेशन ले जाया गया। निशांत ने उसे एसटी बस से कराड़ जाने और कमरे का पता लेकर वहां रहने के लिए कहा। उसके बाद निशांत गांव लौट आया। उसने हत्या की गई महिला का शव बाहर निकाला और उसे किरण के घर के सामने कड़बा की घास में रख दिया। महिला के शरीर पर किरण का मोबाइल रख दिया। सुबह 3:30 बजे के आसपास घास के ढेर पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। थोड़ी ही देर में पास के लोग आग देखकर चीख पुकार करने लगे और किरण के घर वालों को जगाया। सभी मिलकर आग बुझाने की कोशिश करने लगे। निशांत भी इसमें शामिल हुआ।
लोग देखते रहे कि घास के ढेर में कोई जल रहा है और जानने की कोशिश करने लगे कि कौन है, लेकिन किरण कहीं दिखाई नहीं दी। इसी कारण सभी को लगा कि किरण ने आत्महत्या कर ली। इस बीच निशांत अंदर ही अंदर खुश था, लेकिन अपने चेहरे पर कुछ नहीं दिखा रहा था कि उसका प्लान सफल हो गया। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि पुलिस हर मामले को बहुत ध्यान से जांचती है, और सच में ऐसा ही हुआ। किरण का आखिरी फोन कॉल निशांत के पकड़े जाने का कारण बना और उस पर पुलिस की नजर पड़ गई। पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की और अंततः निशांत को अपने अपराध को स्वीकार करना पड़ा। यहीं पर सारा खेल खत्म हुआ। इस बीच पुलिस ने यह भी पता लगाया कि अज्ञात महिला कौन थी। उसका नाम छाया देशमुख था। उम्र 50 साल थी। निशांत और किरण ने अपने स्वार्थ के कारण एक बेगुनाह महिला की जान ले ली। यह केवल अपराध ही नहीं बल्कि बहुत बड़ा पाप भी था। स्वार्थ और लालच इंसान को अंधा बना देता है। जो लोग अपने फायदे के लिए दूसरों की जान लेने तक का कदम उठा लेते हैं, उन्हें अंत में सजा और पछतावा ही मिलता है। इसलिए सही रास्ते पर चलना ही असली इंसानियत है। दोनों अब जेल में हैं और मामला अदालत में चल रहा है। और आज की दूसरी कहानी उज्जैन की है। ये बात 2015 की है। उज्जैन की विवेकानंद कॉलोनी में आर के मीणा रहते थे। उनका एक ही बेटा था, मनीष मीणा। मनीष उज्जैन के टावर चौराहे के पास वसावड़ा पेट्रोल पंप के पीछे वाली गली में श्रीजी फाइनेंस कंपनी चलाता था। उसकी पत्नी मीनाक्षी बेगमगंज इलाके में बने अरुणोदय सर्वेश्वरी कल्याण समिति नाम के एनजीओ में नौकरी करती थी। दोनों पति पत्नी रोज सुबह एक साथ स्कूटी पर घर से निकलते थे। मनीष को टावर चौराहे पर उसके ऑफिस पर छोड़कर मीनाक्षी अपने ऑफिस चली जाती थी। रोज का यही उनका रूटीन था। 18 अगस्त को भी दोनों पति पत्नी रोज की तरह स्कूटी पर निकले। कुछ दूर जाकर मीनाक्षी ने सड़क किनारे स्कूटी रोकी और मनीष को ऑफिस जाने के लिए उतार दिया। इसके बाद उसने मोबाइल पर किसी नंबर पर कॉल किया। 2-3 सेकंड बात की और फिर तेजी से स्कूटी लेकर अपने ऑफिस की ओर निकल गई। इधर मनीष रोज की तरह ऑफिस जाने से पहले पास की एक चाय की दुकान पर चाय पीने रुका। चाय पीने के बाद वह पेट्रोल पंप के पास वाली गली में मुड़ा। उसका ऑफिस उसी गली में था। सुबह के करीब 10:30 बजे का समय था। लेकिन ऑफिस पहुंचने से पहले ही किसी ने मनीष पर गोली चला दी। गली के दुकानदार मनीष को अच्छे से जानते थे। जैसे ही गोली चलने की खबर फैली, लोग इकट्ठा हो गए। किसी ने तुरंत थाना माधवनगर पुलिस को फोन कर घटना की जानकारी दे दी। गोली चलने की खबर मिलते ही थाना प्रभारी एमएस परमार तुरंत घटनास्थल पर पहुंच गए। जांच में पता चला कि मनीष मीणा के सिर में नजदीक से गोली मारी गई थी। परमार ने तुरंत गंभीर हालत में मनीष को सिविल अस्पताल भेजा और घटना की सूचना एसपी एमएस वर्मा, एएसपी अमरेंद्र सिंह और सीएसपी विजय डाबर को दे दी। थाना प्रभारी ने किसी तरह मनीष की पत्नी और घरवालों के मोबाइल नंबर ढूंढ निकाले और उन्हें भी फोन करके अस्पताल बुला लिया। वहीं लोगों ने पुलिस को बताया कि गोली चलने की आवाज सुनकर जब वे दुकानों से बाहर आए तो उन्होंने एक मोटरसाइकिल पर सवार 2 युवकों को भागते हुए देखा था। मौके से पुलिस को कारतूस का एक खाली खोखा भी मिला, जो शायद हमलावरों की गोली का ही था। पुलिस की सूचना मिलते ही कुछ देर बाद मनीष की पत्नी मीनाक्षी अस्पताल पहुंच गई। गंभीर हालत में खून से लथपथ पति को देखकर वह जोर जोर से रोने लगी और फिर रोते रोते बेहोश होकर गिर पड़ी। उसी समय मनीष के माता पिता भी अस्पताल पहुंच गए। मनीष की हालत इतनी नाजुक थी कि पुलिस उसका बयान दर्ज नहीं कर सकी। डॉक्टरों की टीम उसे बचाने के लिए आईसीयू में लगातार उपचार कर रही थी। इधर पुलिस ने हत्या की कोशिश का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। उस गली में कुछ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे। पुलिस ने जब फुटेज देखी तो उसमें 2 लड़के मोटरसाइकिल पर भागते हुए दिखाई दिए, लेकिन तस्वीर इतनी धुंधली थी कि न तो उनके चेहरे पहचाने जा सके और न ही मोटरसाइकिल का नंबर पढ़ा जा सका। पुलिस को यह अंदाजा हो गया कि हमलावर बहुत शातिर थे। उधर मनीष की बेहोशी टूट नहीं रही थी और पुलिस को जांच में कोई ठोस सुराग भी नहीं मिल रहा था। मनीष फाइनेंस एजेंसी के अलावा विवादित प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त का काम भी करता था। इसी वजह से पुलिस को शक हुआ कि शायद इस हमले के पीछे किसी प्रॉपर्टी विवाद का हाथ हो सकता है। इस बिंदु को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने यह पता लगाना शुरू किया कि मनीष किन किन लोगों से ज्यादा मेलजोल रखता था और हाल ही में उसने कौन कौन सी विवादित प्रॉपर्टी का सौदा किया था। एसपी एमएस वर्मा ने साइबर सेल प्रभारी इंस्पेक्टर दीपिका शिंदे को मनीष और उससे जुड़े लोगों के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल्स खंगालने की जिम्मेदारी दी। दीपिका शिंदे अपने आरक्षक राहुल कुशवाहा के साथ इस काम में लग गईं।
उन्होंने सबसे पहले मनीष और उसकी पत्नी मीनाक्षी दोनों के मोबाइल नंबरों की कॉल डिटेल्स निकालकर उनकी गहराई से स्कैनिंग शुरू की। जांच में खुलासा हुआ कि मनीष को टावर चौराहे पर छोड़ने के बाद मीनाक्षी ने जिस नंबर पर फोन किया था, उसी नंबर से घटना के थोड़ी देर बाद मीनाक्षी को भी कॉल आया था। इंस्पेक्टर दीपिका शिंदे ने इन कॉल्स के समय का मिलान मीनाक्षी के अस्पताल पहुंचने के समय से किया। तब यह हैरान करने वाली बात सामने आई कि पति को गोली लगने की खबर मिलने पर मीनाक्षी बहुत कम समय में ही अस्पताल पहुंच गई थी। इसके बाद इंस्पेक्टर शिंदे ने उस एनजीओ के संचालक से पूछताछ की जहां मीनाक्षी नौकरी करती थी। वहां से पता चला कि घटना वाले दिन मीनाक्षी सुबह 10:35 पर ऑफिस पहुंची थी, लेकिन केवल 5 मिनट रुकी और फिर तुरंत वापस चली गई थी। उधर पुलिस एक एक कड़ी जोड़कर इस केस की गुत्थी सुलझाने में लगी थी। घटना को 3 दिन बीत चुके थे। इसी बीच मीनाक्षी कुछ लोगों को साथ लेकर आईजी ऑफिस पहुंच गई और पुलिस पर दबाव बनाने की कोशिश करने लगी। पति के हमलावरों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर मीनाक्षी ने आईजी ऑफिस का घेराव करने की कोशिश की। पुलिस अधिकारियों ने किसी तरह उसे समझाया, लेकिन उसके इस तरह के हंगामे से पुलिस का शक और गहरा गया। इसी कारण आरक्षक राहुल कुशवाहा ने मीनाक्षी के फोन को सर्विलांस पर डाल दिया और उसकी हर बातचीत और मूवमेंट पर नजर रखने लगे। कुशवाहा सारी जानकारी इंस्पेक्टर दीपिका शिंदे तक पहुंचा रहे थे। धीरे धीरे साफ होने लगा कि जब मनीष अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहा था, तब भी मीनाक्षी उसी मोबाइल नंबर पर लंबी लंबी बातें कर रही थी जिस नंबर पर उसने घटना वाले दिन कॉल किया था। यह मोबाइल नंबर हनीफ नाम के शख्स का था। घटना के बाद पूरे 2 दिन तक मीनाक्षी अस्पताल नहीं आई। इस दौरान मनीष की देखभाल उसके माता पिता ही कर रहे थे। पुलिस ने जब उनसे मीनाक्षी के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि मीनाक्षी घर पर रहकर 48 घंटे की अखंड पूजा कर रही है। उसका कहना था कि पूजा पूरी होने के बाद वह महाकाल से प्रार्थना करेगी और पति को मौत के मुंह से वापस ले आएगी। लेकिन घटना के 5वें दिन मनीष जिंदगी की जंग हार गया। उसकी मौत के बाद पुलिस ने केस में हत्या की धारा जोड़ दी और जांच को आगे बढ़ाया। पुलिस को यह बात हजम नहीं हो रही थी कि एक तरफ मीनाक्षी घर पर पूजा में व्यस्त थी और अस्पताल में पति को उसके हाल पर छोड़ रखा था, वहीं दूसरी तरफ उसके मोबाइल से किसी के साथ लगातार लंबी लंबी बातें हो रही थीं। इंस्पेक्टर दीपिका शिंदे ने यह शक सीधे एसपी वर्मा के सामने रखा। एसपी ने भी शिंदे की बात को गंभीरता से लिया और मीनाक्षी से कड़ी पूछताछ करने के आदेश दे दिए। एसपी के निर्देश पर पुलिस टीम मीनाक्षी के घर पहुंची। मनीष के पिता ने उसका कड़ा विरोध किया और कहा कि बहू को थाने न ले जाया जाए, लेकिन पुलिस ने उनकी एक न सुनी और मीनाक्षी को सीधे साइबर सेल ले आई। जैसे ही मीनाक्षी वहां पहुंची, आरक्षक राहुल ने उसे देखते ही पहचान लिया। दरअसल इसी साल अप्रैल महीने में राहुल ने उसे अंबर नगर कॉलोनी के एक सूने मकान में उसके प्रेमी हनीफ के साथ रंगरलियां मनाते हुए पकड़ा था। उस वक्त मीनाक्षी के पति मनीष को भी साइबर सेल बुलाया गया था। जिस युवक के साथ वह पकड़ी गई थी वही हनीफ था, जो मीनाक्षी के साथ उसी एनजीओ में काम करता था। कॉल डिटेल्स से यह साफ हो गया कि घटना के पहले और बाद में मीनाक्षी की लंबी लंबी बातें इसी हनीफ से हो रही थीं। यह जानकारी मिलते ही पुलिस की एक टीम हनीफ की तलाश में उसके एनजीओ ऑफिस पहुंची। पुलिस को अचानक देखकर हनीफ घबरा गया। उसने फौरन अपने मोबाइल का सिम और मेमोरी कार्ड निकालकर मुंह में छिपाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की नजर उस पर पड़ गई। पुलिस ने तुरंत उसे पकड़ लिया और उसके मुंह से सिम और डाटा कार्ड निकलवाकर बरामद कर लिया। जांच में यह भी सामने आया कि घटना वाले दिन एनजीओ के हाजिरी रजिस्टर में हनीफ के ऑफिस आने का समय 11:30 लिखा हुआ था। बाद में उस समय को काटकर 10:30 कर दिया गया था, जबकि मनीष को गोली करीब 10:30 पर ही मारी गई थी। इससे पुलिस को यकीन हो गया कि उस समय हनीफ ऑफिस में नहीं था, बल्कि उसने अपनी मौजूदगी दिखाने के लिए रजिस्टर में रिकॉर्ड के साथ छेड़छाड़ की थी। पुलिस हनीफ को हिरासत में लेकर साइबर सेल लाई और वहां मीनाक्षी से आमने सामने पूछताछ शुरू हुई। दोनों ने यह तो मान लिया कि उनके बीच प्रेम संबंध है, लेकिन मनीष की हत्या में शामिल होने से सख्ती से इनकार करते रहे। हालांकि कॉल डिटेल्स ने सच्चाई खोल दी। पुलिस को साफ पता चल गया कि जिस वक्त मनीष को गोली मारी गई थी, उसी समय हनीफ का मोबाइल टावर चौराहे के आसपास लोकेट हो रहा था, जबकि हनीफ दावा कर रहा था कि वह अपने ऑफिस में मौजूद था। पुलिस ने जब दोनों से और सख्ती से पूछताछ की तो आखिरकार उनका झूठ टूट गया। उन्होंने मनीष की हत्या का जुर्म कबूल कर लिया और पूरी कहानी सिलसिलेवार बता दी।
असल में विवेकानंद कॉलोनी निवासी आर के मीना के इकलौते बेटे मनीष की करीब 5 साल पहले मीनाक्षी से मुलाकात हुई थी। उस समय मनीष खुद एक एनजीओ चलाता था और मीनाक्षी वहीं काम करती थी। मीनाक्षी तराना की रहने वाली थी। रोज रोज तराना से उज्जैन आना जाना उसके लिए मुश्किल था। इसलिए उसने उज्जैन में ही किराए पर एक मकान ले लिया और अकेली रहने लगी। यह बात मनीष जानता था। मनीष उसका बॉस था, इसलिए उसने मीनाक्षी के अकेलेपन का फायदा उठाकर उससे नजदीकियां बढ़ानी शुरू कर दी। मनीष की कोशिशें रंग लाईं और मीनाक्षी भी उसके करीब आ गई। दरअसल मीनाक्षी जानती थी कि मनीष अपने अमीर माता पिता का इकलौता बेटा है। उसे लगा कि अगर वह मनीष से मोहब्बत करती है तो उसे बड़ा फायदा हो सकता है। यही सोचकर उसने पूरी तरह से मनीष के आगे खुद को समर्पित कर दिया। कुछ ही मुलाकातों में दोनों के बीच की दूरियां खत्म हो गईं और मीनाक्षी धीरे धीरे मनीष के दिल और दिमाग पर पूरी तरह छा गई। मनीष के माता पिता अपने बेटे के लिए किसी शरीफ परिवार की बहू चाहते थे, लेकिन जब उन्हें मनीष ने खुद बताया कि वह अपने ऑफिस में काम करने वाली मीनाक्षी को पसंद करता है, तो बेटे की खुशी देखकर उन्होंने अपनी रजामंदी दे दी। इसी तरह करीब 2 साल पहले मीनाक्षी अपने बॉस की पत्नी बनकर मनीष के घर आ गई। मनीष और मीनाक्षी का प्रेम विवाह था। सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा। शादी के कुछ समय बाद मनीष ने अपना एनजीओ बंद कर दिया और टावर चौराहे के पास श्रीजी फाइनेंस कंपनी खोल ली। इस कंपनी के जरिए वह न केवल लोगों को बैंकों से लोन दिलवाता था, बल्कि विवादित प्रॉपर्टियों की खरीद फरोख्त का काम भी करने लगा। मीनाक्षी चाहती तो अपने पति की कंपनी में सहयोग कर सकती थी, लेकिन उसने ऐसा न करके बेगमगंज इलाके में स्थित अरुणोदय सर्वेश्वरी कल्याण समिति नाम के एनजीओ में नौकरी करना बेहतर समझा। मनीष ने मीनाक्षी के इस फैसले का विरोध नहीं किया। दरअसल वह खुद अपनी फाइनेंस कंपनी में कई गड़बड़ियों में शामिल था। कभी ग्राहकों से धोखाधड़ी, तो कभी विवादित प्रॉपर्टी के सौदों में गहरी दिलचस्पी। इसलिए वह चाहता था कि मीनाक्षी उसकी कंपनी से बिल्कुल दूर रहे। मनीष की योजना थी कि वह मीनाक्षी के नाम से एक नया एनजीओ खुलवाए और उसी के जरिए लाखों कमाए। लेकिन पति से अलग रहकर नौकरी करने वाली मीनाक्षी की जिंदगी अचानक दूसरी दिशा में मुड़ गई। बेगमगंज के कामकाज के दौरान उसकी मुलाकात खंदार मोहल्ले में रहने वाले हनीफ से हुई। हनीफ भी एक और एनजीओ से जुड़ा था। पहली ही मुलाकात के बाद दोनों ने व्हाट्सएप पर बातें शुरू कर दी। धीरे धीरे बातचीत लंबी होती गई और उनका रिश्ता गहराई तक उतर गया। अब वे दिन भर संपर्क में रहते और अक्सर मिलते भी थे। मीनाक्षी बचपन से ही महत्वाकांक्षी और दिखावटी स्वभाव की थी। अपने बारे में बढ़ा चढ़ाकर बातें करना उसकी आदत थी। उसने हनीफ से भी यही कहा कि मनीष करोड़पति है और उसकी ज्यादातर प्रॉपर्टी उसी के नाम पर दर्ज है। हकीकत यह थी कि हनीफ पहले भी कई लड़कियों को रंगीन सपने दिखाकर उनका शोषण कर चुका था। मीनाक्षी की बातें सुनकर उसके मन में भी लालच जाग उठा। उसे लगा कि अगर यह लड़की उसके करीब आ गई तो वह आसानी से करोड़पति बन सकता है। यही सोचकर हनीफ ने मीनाक्षी से और नजदीकियां बढ़ानी शुरू कर दी। 2 साल पहले मनीष से मोहब्बत की कस्में खाकर प्रेम विवाह करने वाली मीनाक्षी अब पूरी तरह बदल चुकी थी। हनीफ जब उसके करीब आया तो उसने भी उसके कदमों को रोकने की कोशिश नहीं की। जल्द ही दोनों के बीच जिस्मानी रिश्ते बन गए। इसके बाद मीनाक्षी को मनीष में सिर्फ कमियां ही नजर आने लगीं। वो कंजूस है, जिद्दी है, मुझे समझता नहीं, और हनीफ में उसे हजारों खूबियां दिखने लगीं। लेकिन दिक्कत ये थी कि हनीफ दूसरे एनजीओ में काम करता था, जिससे दोनों का बार बार मिलना आसान नहीं था। इस समस्या को हल करने के लिए मीनाक्षी ने चाल चली। उसने हनीफ को अपने ही एनजीओ में नौकरी दिला दी। अब तो दोनों का मिलना आसान हो गया। ऑफिस का बहाना बनाकर वे अक्सर बाहर निकल जाते और हनीफ मीनाक्षी को अपने दोस्त के कमरे में ले जाता। वहीं दोनों अपनी हसरतें पूरी करते और फिर मासूम चेहरे बनाकर ऑफिस लौट आते। धीरे धीरे मीनाक्षी मनीष से दूर होती गई और हनीफ की बाहों में सुकून तलाशने लगी। लेकिन गुनाह का रास्ता कितना भी छुपा हो, देर सबेर राज खुल ही जाता है। हनीफ अक्सर मीनाक्षी को लेकर अंबर नगर स्थित अपने दोस्त के कमरे पर जाता था। शुरुआत में तो यह सिलसिला छुपा रहा, मगर रोज रोज की मुलाकातें आखिरकार मोहल्ले वालों की निगाहों से बच नहीं सकीं। अप्रैल 2015 की एक दोपहर जब मीनाक्षी और हनीफ उसी कमरे पर पहुंचे, तो मोहल्ले वालों ने उन्हें रंगे हाथ पकड़ लिया और तुरंत पुलिस को खबर कर दी। कुछ ही देर में पुलिस वहां पहुंच गई। माहौल गर्मा गया, भीड़ जुट गई और हंगामा खड़ा हो गया।
इस बीच खबर पाकर मनीष भी वहां पहुंच गया। सामने खड़ी अपनी पत्नी को देखकर उसका कलेजा फटने लगा। लेकिन मीनाक्षी ने बड़ी सफाई से कहा, मैं तो बस अपने दोस्त के घर खाना खाने आई थी। हालांकि सबको हकीकत का अंदाजा था। पुलिस ने उस दिन मामला तूल पकड़ता देख सिर्फ चेतावनी देकर दोनों को छोड़ दिया। लेकिन इस घटना ने पूरे मोहल्ले में मीनाक्षी की इज्जत मिट्टी में मिला दी थी। मीनाक्षी ने मनीष को लाख सफाई दी, पर मनीष को यकीन हो गया कि मीनाक्षी जैसी लड़की सिर्फ खाना खाने के लिए उस गंदे माहौल में नहीं जा सकती। जो औरत अंडे को हाथ तक नहीं लगाती थी, वह हनीफ का मन रखने के लिए मांसाहार कैसे कर सकती है। घर लौटकर मनीष का गुस्सा फूट पड़ा। उसने मीनाक्षी की बेरहमी से पिटाई की और साफ चेतावनी दी कि उसके 2 दोस्त जेल में बंद हैं, जिनके बाहर आते ही वह हनीफ को जिंदा नहीं छोड़ेगा। मीनाक्षी अपने पति की आदतों और उसकी पहुंच को जानती थी। उसे विश्वास था कि मनीष अपनी धमकी को सच कर देगा। इसी डर से उसने हनीफ से मुलाकात की और पूरी बात बता दी कि मनीष उसकी हत्या करवा सकता है। यह सुनकर हनीफ घबरा गया। उसे लगा कि अगर उसने पहले कदम नहीं उठाया तो मनीष वाकई उसका खेल खत्म कर देगा। इसलिए उसने मन ही मन तय कर लिया कि मनीष को रास्ते से हटाना ही एकमात्र उपाय है। हनीफ ने मीनाक्षी को अपनी योजना समझाई और मीनाक्षी राजी हो गई। वह जानती थी कि अगर मनीष की नजरों में वह गिर गई तो अब वह घर में अपनी पुरानी हैसियत कभी वापस नहीं पा सकेगी। हनीफ ने मीनाक्षी को सलाह दी कि वह मनीष के साथ गहरे प्यार का नाटक करे और उसका मकान और जायदाद सब अपने नाम करवा ले, ताकि मनीष की हत्या के बाद उसके माता पिता को घर से निकालकर दोनों आपस में निकाह कर सकें और आराम से रह सकें। मीनाक्षी को भी यह बात मंजूर हो गई। इसलिए घटना से कुछ दिन पहले जब मनीष ने 35 लाख की एक जमीन खरीदी तो मीनाक्षी ने जिद करके उसकी रजिस्ट्री अपने नाम करवा ली। इसके बाद हनीफ और मीनाक्षी ने मिलकर मनीष की हत्या की फूल प्रूफ योजना तैयार की। हनीफ ने मनीष की हत्या की तैयारी में करीब 2 महीने तक उसके ऑफिस और गली के आसपास रेकी की। उन्होंने तय किया कि गोली उसी गली में मारी जाएगी। दोनों जानते थे कि हत्या के बाद मीनाक्षी की कॉल डिटेल्स पुलिस द्वारा निकाली जाएंगी। इसलिए उन्होंने पुलिस द्वारा पूछे जाने वाले सभी संभावित सवालों के जवाब पहले से तैयार कर लिए थे। हनीफ ने अपनी मौसी के लड़के रिजवान को भी साथ देने के लिए तैयार किया। दोनों ने कई बार मनीष की गली से मोटरसाइकिल लेकर तेजी से निकलने की प्रैक्टिस की। तैयारी पूरी होने के बाद 18 अगस्त 2015 को हनीफ ने मनीष की हत्या कर दी। इतनी फूलप्रूफ योजना के बावजूद हनीफ और मीनाक्षी पुलिस के शिकंजे से बच नहीं पाए। पुलिस ने दोनों ओर उनके सहयोगी से पूछताछ की और सबूतों के आधार पर उन्हें कोर्ट में पेश किया। 14 नवंबर 2019 को उज्जैन न्यायालय ने मीनाक्षी और उसके प्रेमी हनीफ और एक अन्य साथी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। मीनाक्षी और हनीफ ने संपत्ति और निजी स्वार्थ के लिए हत्या तक की साजिश रची। यह दिखाता है कि लालच इंसान को अपराध की ओर धकेल सकता है। दोनों ने मनीष को धोखा दिया, लेकिन आखिरकार पुलिस की जांच ने उनका राज उजागर कर दिया। विवाह और संबंधों में ईमानदारी जरूरी है। भरोसे का दुरुपयोग भारी परिणाम ला सकता है, चाहे योजना कितनी भी पूरी क्यों न हो। न्याय आखिरकार अपना काम करता है। लालच, छल और बेईमानी के रास्ते पर चलना जीवन और रिश्तों को बर्बाद कर देता है, जबकि ईमानदारी, विश्वास और समझदारी सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन दिलाती है। हमारा उद्देश्य यह है कि लोग इन घटनाओं से सीखें और गलत रास्तों पर चलने से बचें। यह कहानी एक अहम चेतावनी है जो हमें बताती है कि जीवन में सही फैसले लेना कितना जरूरी है। हमें मिलकर एक बेहतर समाज बनाने की कोशिश करनी चाहिए, जहां प्यार और ईमानदारी की अहमियत हो। ऐसी सच्ची घटनाओं और उनसे मिले संदेशों के साथ मैं फिर लौट कर आऊंगा। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और याद रखें कि हर कदम सोच समझकर उठाएं।